अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा इस इंफॉर्मेशन के मुतालिक है जो अक्सर लोग जो है ना यहाँ पे सर्च भी करना चाहते हैं, और मैंने भी काफ़ी देखा तो इसमें हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको स्टडी करने के बाद कुछ आपके सामने मैं कुछ व्यूज़ लेकर आऊँ जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे रह के 2 साल के बाद, 2 ढाई साल में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जी यहाँ से लोग जो है ना मोस्टली लोग वापस क्यों जा रहे हैं। तुर्की से पाकिस्तानी बहुत से वापस जा चुके हैं, इंडियंस भी जा चुके हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? तो उसके ऊपर मैं आज कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी अब यहाँ आने से पहले कम से कम आपको उन वजूहात का पता हो, मेबी आप भी उन्हीं में से हो जाएँ यहाँ पे पहुँचने के बाद, तो चलें आप आने से पहले उसका पूरा होमवर्क कर लें, तो आपके लिए भी आसानी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो बेसिकली जो यहाँ पे लोग हैं वो पहले तो तुर्की आते आए, बहुत ज़्यादा लोग आए 2015-16 के बाद, तो ख़ैर बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग की। 17, 20, 19 में भी बहुत ज़्यादा लोग आए। 2021 में हम भी यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद लोगों का उस वक़्त जो माइंडसेट था वो कुछ और था, लेकिन अभी आके कुछ और हुआ। उसकी वजह क्या थी कि बहुत से लोग तो बेसिकली शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे आते हैं। तो शॉर्टकट तो बिल्कुल है भी नहीं इस मामले में। किसी भी ज़िंदगी के मामले में अगर आप कहीं भी शिफ्ट होते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो शॉर्टकट से बेहतर ये है कि आप लीगल और प्रॉपर वे यूज़ करें, तो डेफ़िनेटली अल्लाह पाक की ज़ात किसी की मेहनत नहीं रखते। अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, उन्होंने कोई अपनी बहुत से लोग इल्लीगली यहाँ पे आए, वो आपको भी पता है कि वो डंकी वाला प्रोसेस होता है कि यहाँ से ईरान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान से ईरान में एंटर हुए और ईरान से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके किसी ना किसी तरीके तुर्की में एंटर हो गए। अब तुर्की डेफिनेटली हमारा मतलब बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते थे। अब वो सिचुएशन मैंने नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने तुर्किश यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, वो अक्सर यही है मैंने कहते हैं उनको सुना है कि जी पाकिस्तानी हैं तो हमारे भाई, लेकिन हम उनको पसंद नहीं करते अब। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इल्लीगल्स बहुत ज़्यादा आए, और उन्होंने यहाँ पे आके जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शुरू की। मिसाल के तौर पे अभी भी आजकल भी मतलब ना अगर इस्तांबुल में आप चले जाए ना, तो कुछ एरिया स्पेसिफिक हैं, मैं उनमें नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी कई रहते हैं। तो उन एरियाज़ वो मशहूर हो चुके हैं जी कि यहाँ पे इल्लीगल लोगों के साथ स्नैचिंग होना, क्राइम होना, डकैती और ये वो सारा कुछ वारदातें वगैरह होती रहती हैं। तो डेफ़िनेटली ये क्रिमिनल्स हैं, जब उनको पीछे कुछ करना नहीं आता, आगे वो जा नहीं सकते, तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। टर्किश जितने भी हैं जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो उनको पकड़ती हैं, उनको जेल में डालती हैं, जेल में डालने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट होने का उनको पहले ही फ़िक्र नहीं होती, उनको पता होता है कि जी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हमारा डिपोर्ट हो जाएगा। तो उसकी ज़्यादा जो मेन वजह थी वो यहाँ पे क्रिमिनल्स थे, और फिर जब ये 2023 अब मई में इलेक्शन आ रहा है, ज़ाहिर-सी बात है हर मुल्क अपनी जो है ना अवाम को पहले फैसिलिटेट करता है, और उनका राइट भी यही है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो जितने भी लोकल टर्किश लोग थे ना, अब ज़ाहिर-सी बात है वो खुद बड़े तंग थे इन लोगों से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कोई भी अगर इल्लीगल यहाँ पे आया है तो उसने कहीं न कहीं तो रहना है। अब वो कहीं मतलब एज़ अ पेइंग गेस्ट रह रहा है, कहीं वो एज़ ए मतलब वो किसी ऐसी जगह पे रह रहा है कि जब जनाब वो क्या नाम लेते हैं उसको इल्लीगली स्टे करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है तुर्किश जो लोकल है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। तो फिर क्या किया अथॉरिटीज़ ने ऑपरेशन शुरू किया पिछले तकरीबन 1 साल में, 6 माह के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोगों की पकड़-धकड़ शुरू हुई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो-जो पकड़े इन्होंने वापस भिजवाए, जहाँ से वो आए थे। फिर ज़्यादा ये अफ़गानी भी यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग भी बहुत ज़्यादा आए, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी बना कि वो मैंने अक्सर ये सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि जो मतलब झूठ हो, मैं नहीं बोलना चाहता ऐसी कोई बात। लेकिन अफ़गानी जब उनको पकड़ा जाता था तो वो कहते थे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं थे। अब ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अफ़गानियों को उर्दू आती है, पाकिस्तानियों को पश्तो नहीं आती अक्सर। तो वो उर्दू में ये कहते थे जी हम पाकिस्तान से आए हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा लोग पकड़े गए।
उसकी वजह से काफ़ी इमेज डिस्टर्ब हुआ। अब आ जाते हैं जी ये जो डंकी वाले हज़रात स्पेशली जो आते हैं इस काम के लिए, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और फिर आगे उन्होंने यूरोप एंट्री के लिए कोई जर्मनी जा रहा है, कोई कहीं वो मतलब आई थिंक वो पुर्तगाल है या कौन-सी वो नहर है उसको क्रॉस करते हैं। मुझे इतना ख़ास इसका पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से कोई नहर है इस्तांबुल में, तो वहाँ से ये शिफ्ट क मतलब क्रॉस करनी होती है और फ्ला-फ्ला। उसमें कई लोगों की डेथ भी हुई है, हमें ये भी पता चला कि वो उन पानी में बह गए और उनकी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डेफिनिटली टर्किश अथॉरिटीज़ को, तो उस क्राइम का इल्म तो होना है। जब कोई हादसा होता है तो अभी आप पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि वो जो है एक जहाज, बहरी जहाज था और उसमें काफी लोग पाकिस्तानी लड़के थे जो इलीगली एंटर हो रहे थे यूरोप में और उनका साथ हादसा पेश आया। अल्लाह ताला सबकी जानों को महफूज रखे। तो ये भी एक बड़ा एक मेजर रीजन रहा है। उसकी वजह से भी इन्होंने काफी रूल सख्त किए, और रूल्स की जो सख्ती की वजह भी यही थी कि वो डॉक्यूमेंट जो एक लीगल बंदा यहाँ पे स्टे करेगा वही उन डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर सकता है, वरना कोई बंदा डॉक्यूमेंटेशन को पूरा नहीं कर सकता। पहले क्या था कि टीआरसी अप्लाई करनी होती थी, आपने जस्ट एक एप्लीकेशन देनी है, उसके साथ आपने जो है ना अपना वो वीजे की कॉपी लगानी है, आपकी पासपोर्ट पिक्चर होगी और उसके बाद आपकी एक सादा पिक्चर होगी जो वो बायोमेट्रिक मिलती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपने साथ उसकी डिटेल्स लिख देनी, होटल का स्टे शो करवा दिया 2-4 कंट्रीज का और आपकी टीआरसी बन गई। बाद में क्या हुआ? अब इस काम में तो बहुत ज़्यादा दुनिया जैसे विज़िट करने आती थी, टीआरसी लग जाता था। खुद मेरा भी इसी तरह ही लगा है। पहला टीआरसी जो मेरा बना, वो इसी तरह बना। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन्होंने कहा जी कि नहीं, अब यहाँ पे वो बंदा ही स्टे कर सकता है, जो कि प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट करवाएगा अपना, क्योंकि फेक एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे। और साथ उसके ओनर की जो टापू टापू कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में रजिस्ट्री की एक कॉपी होती है ना आपके प्रॉपर्टी की, उसी तरह यहाँ पे इसको कहा जाता है टापू। तो टापू की कॉपी लगेगी और ओनर के सिग्नेचर्स होंगे कंसेंट एनओसी के ऊपर कि हाँ, दिस पर्सन इज स्टेइंग इन माय प्लेस एज अ पेइंग गेस्ट, और मुझे इसके यहाँ पे रहने पे कोई एतराज नहीं है। तो वो एक टापू डेफिनेटली फिर ये टर्किश के हाथ में चलेगी अथॉरिटी, कि वो जिसको चाहे या जिसको वो रख रहा है उसको पता है कि अब मेरे घर पे कोई इलीगल नहीं रह सकता। तो वो भी एक 2 नंबरी बड़ी बहुत ज़्यादा रुकी उसकी वजह से। तो टापू के बाद जो है ना थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस आई और उसकी वजह से जो काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टे कर रहे थे, वो अपनी टीआरसी को एक्सटेंड नहीं कर पाए और उनको भी वापस जाना पड़ा। अब तीसरा आ गया जी वो लोग जिन्होंने टीआरसी के ऊपर रहे तो सही, उनके पास सारा कुछ था, डॉक्यूमेंटेशन थी, लेकिन वो फिर भी यहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया और उनको भेजा गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि दे वर डूइंग द जॉब इन द फैक्ट्रीज, कहीं ऐसी होटल्स में, फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, पैकिंग की फैक्ट्रीज, बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे। वहां पे इलीगली जॉब कर रहे थे, उनके पास वर्क परमिट नहीं था, जस्ट टीआरसी पे काम कर रहे थे, और टीआरसी पे काम करने वाला ऑन रिस्क होता है। कहीं भी अगर अथॉरिटीज ने पकड़ लिया तो वो यहाँ पे ये वो चक्कर नहीं है कि अंडर द टेबल आप अपनी पेमेंट दें और जान छुड़वा लें। वो डेफिनेटली उसको वहीं से पकड़ते हैं और उसको डायरेक्टली डिपोर्ट करते हैं और फिर बैन भी हो जाता है। तो इसकी वजह से भी बहुत से लोग यहाँ से मतलब ना गए। मैं बल्कि मुझे याद पड़ता है कि एक दफा या लास्ट ईयर नवंबर की बात है, मैं इस्तांबुल गया अपने वो पासपोर्ट की एक्सटेंशन के लिए। तो वहां मेरी एक मीटिंग थी फैक्ट्री ओनर के साथ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी और उसका उसको मैंने सेटअप बना के देना था ऑनलाइन स्टोर का, तो उसकी वो फाइनल हमारे साथ मीटिंग थी। जिस दिन वो मेरा जो दोस्त है जिनकी यहाँ पे ऑलरेडी 2 कंपनीज हैं, उनके साथ मेरी अभी सिटिंग, अभी मैं उनके ऑफिस बैठा हूँ तो हमें वहीं बैठे कॉल आई कि भाई फैक्ट्री मत आना या ऑफिस में मत आना, यहाँ बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पुलिस का रेड पड़ गया। हमने कहा पुलिस का रेड किस वजह से, एक फैक्ट्री में क्यों पड़ा? उसने कहा जी इलीगल लोग टीआरसी पे काम कर रहे थे, फैक्ट्री भी बैन हो गई है और 30 से 40 लोगों को पकड़ के भी ले गए हैं। और अब हम उस मसले में उलझे हुए हैं और उसमें टर्किश लोगों को भी जुर्माना होता है डेफिनेटली, लेकिन ये अब उनको क्या फायदा है? उनको फायदा ये है कि अगर आपकी लेबर सैलरी गवर्नमेंट ने सेट की है ना 8500 टर्किश लिरा, तो वो उस बंदे को रख लेंगे 6000 में। अब 6000 में भी वो बंदे काम कर रहे हैं तो उनको 2500 लिरा तो बच रहा है। सेकेंडली उनको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा, क्योंकि वो जब अपने लेबर वो उस हिसाब से शो नहीं कर रहे लोकल, तो उनको टैक्स नहीं भरना। तो हर तरफ से मतलब ना कोई अपना अपना मुफाद ले रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपना जुर्माना पे करके फैक्ट्री ओनर बच जाता है, लेकिन आप लोग वहां से डिपोर्ट होते हैं क्योंकि आप इलीगल काम करते हुए पकड़े गए। सो इसकी वजह से मैं बार बार सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्टर करवाएं।
अगर आप यहाँ पे जॉब्स करना चाहते हैं तो वर्क परमिट लें, उसके बगैर आप यहाँ पे काम मत करें, क्योंकि जैसे ही पकड़े गए आपका सारा पैसा, यहाँ की इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जाया हो जाएगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज की, विद फैमिली यहाँ पे रह रहे थे, विद फैमिली पूरी का टीआरसी मौजूद था, लेकिन वर्क परमिट ना होने की वजह से काम करते पकड़े गए और उनको डिपोर्ट किया गया, फैमिली को भी साथ ही डिपोर्ट कर दिया और उनकी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे एजेंट सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सेल करने का भी यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, ये मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं जी वो लोग जो कि तुर्की में आए, उन्होंने लीगली बिजनेस किया, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और यहाँ पे सेटअप बनाया, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा वापस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, और ये हमारी कौम का बड़ा अलमिया भी है, कि हमें यहाँ पे अपने ही नुकसान देते हैं, अपने ही लोग हमारा वो जो हलाल का रिस्क है उसको हराम के रास्ते खा जाते हैं धोखाधड़ी में। लोगों को सब्ज़बाग दिखाते हैं कि जी यहाँ पे आप आएंगे, आपने बस यहाँ पे कंपनी सेटअप बनाना है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने टांग पे टांग रख के बैठ जाना है, हम जाने हमारा काम जाने। अब क्या होता है, हर कोई अपना शेयर लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसीलिए जिस दिन मैंने आपको एक वीडियो जो मेरी है जिसका टाइटल ये भी था कि अगर आप तुर्की में कारोबार करना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, उस वीडियो में मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं कि आप बिजनेस करने से पहले किसी पर रिलाय करने के बजाय सबसे पहले अपना होमवर्क करें और उस होमवर्क की बेसिस पे आप यहाँ पे चले, कंपनी रजिस्टर करवाएं और खुद काम करें। क्योंकि जब आपको कंप्लीट तुर्की जो है कंप्लीट ओनरशिप आपको दे रहा है, तो आप क्यों उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो लोग सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं और अपने अपने मुफाद के पीछे चलते हैं? तो खुद अपना काम आप खुद करें। दूसरा ये है कि अगर उनकी कंपनी बन भी गई, सेटअप बन भी गया, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग सेटअप अब सेल कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पा रहे, या उनका वो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं था जिसमें वो इन्वेस्ट कर बैठे। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने थाईलैंड में होटल ओपन किया 2017 में, लेकिन मेरा फील्ड होटल का नहीं था। तो वहां गया, मैंने कहा चलो कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने होटल बनाया और मुझे ठीक 3 से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे वो होटल बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चला सकता था उसको। तो ये एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, उससे मुझे भी कुछ लर्निंग मिली कि हाँ यार, ये दिस वाज नॉट द बेस्ट आइडिया टू डू सो। लेकिन हुआ क्या, उसमें मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, ये सब कुछ भी सारा चलता है। तो ये वो बेसिक वजूहात थी, और तुर्किश गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन की वजह से रूल्स बहुत सख्त किए। डेफिनेटली यहाँ पे अर्थक्वेक जो आया पिछले दिनों, जल्जला आया, उसमें बहुत से 4,500 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है। और इन कंट्रीज में 4,500 की डेथ बहुत बड़ा सान्या है। पाकिस्तान में तो खैर नहीं माना जाता ना, वो कहते हैं चलो कोई नहीं जी, 4-5 हजार बंदा मर भी गया तो कोई नहीं, अल्लाह माफ करे। लेकिन यहाँ पे वो एक एक जान की कीमत है इनकी, और इसकी वजह से भी इनको इकोनॉमिक रिवाइवल करना पड़ा। जो जीडीपी था पिछले साल जो तुर्की का था वो 5.01 था, लेकिन इस साल जो है एक्सपेक्टेड है कि एट द एंड ऑफ 23 जो है वो 2.28 पे आ जाएगा। आप खुद सोचें कि डेवलपमेंट रेशो कितनी नीचे जा रही है। उसकी वजह क्या है कि तुर्की खुद इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंस चुका है। इन्फ्लेशन भी हुई, इन्फ्लेशन सारी दुनिया में आई, लेकिन क्या हुआ कि तुर्की ने काफी हद तक अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की तो कोशिश की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीजें एक्सपेंसिव हुई हैं और रेट्स जो हैं वो 100% अबव के हैं रेट्स जो चीजों के थे। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पे वो उस लेवल जो बिजनेस कर रहे थे वो तो नहीं कमा सके ना। जॉब होल्डर्स की तो पता चला जी कि सैलरीज रिवाइज हो गई, उनका रेट बढ़ गए, तो वो उनको सैलरी थोड़ा बढ़ गई तो चले जी अकॉर्डिंगली उनको मिल गया। लेकिन जो बिजनेस कर रहे थे वो ज्यादा डिस्टर्ब हुए। इसी प्रॉब्लम की वजह से, इन्हीं रूल्स की सख्ती की वजह से लोग जो हैं वो रियल स्टेट में पैसा अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जब मोस्टली लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले लोग वो क्राइसिस में चले गए। जो टूरिस्ट था वो कम आना शुरू हुआ, स्पेशली जब ये यहाँ पे वो हुआ है अपना इस्तिकलाल स्ट्रीट वाला बॉम्ब ब्लास्ट का जो वाकया हुआ, बहुत बड़ा सानिया था। उसकी वजह से भी बहुत से टूरिस्ट जो थे, डेफिनेटली जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो यूरोप और इंग्लैंड की तरफ से आते थे, उन्होंने एक सेटबैक लिया कि नहीं, इट इज नॉट अ गुड टाइम टू गो ओवर देयर। तो उसकी वजह से टूरिस्ट का आना कम हुआ, पॉलिसी सख्त हुई। तो यहाँ पे जिन लोगों का ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस था उसके एक्सपेंसेस वो मीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोग यहाँ से वाइंड अप करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था
कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये मत समझिए कि टर्की में जाएंगे, एक पीस ऑफ केक है हमारे सामने रखा जाएगा, हम जब चाहें खा लें। मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। अपनी उस मेहनत के ऊपर पूरा होमवर्क करके आइए, और यहाँ पे आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है और क्या-क्या मेजरमेंट्स अडॉप्ट करने हैं, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। तो अपनी ये वो बातें थी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में थी, आपसे शेयर किया एज़ ए भाई होने के नाते, कि आप लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में है कि जी वो किसको चाहे इज़्ज़त दें, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरा काम भी बनता है कि जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, वो गैदर करके आपके सामने लाकर रखूँ। तो बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी रिसर्च करके आपको बता सकूँ। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।